हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जोगेंद्र खोखर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, जाट कॉलेज रोहतक। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसका शीर्षक है विश्व की जनसंख्या। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे आप किसी भी स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर एक समस्या रहती है कि इसके अंदर आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, डिटेल बहुत ज़्यादा होती है, जिनको याद कर पाना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है, हम उसको याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा इजी करके और थोड़ा सा शॉर्ट में भी किया है, थोड़ा सा इसको इजी भी किया है, ताकि आपको आसानी से याद रह सके और इसको याद करने में आपको सुविधा रहे। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करेंगे, जनसंख्या के परिचय की बात करेंगे, जनसंख्या के अर्थ की बात करेंगे, इसकी परिभाषा की बात करेंगे। इसके बाद विश्व के अंदर जनसंख्या का वितरण कैसा है, यानी कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी जनसंख्या पाई जाती है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जनसंख्या कहाँ कहाँ कैसी कैसी क्यों पाई जाती है, अर्थात ये किन कारणों से प्रभावित होकर पाई जाती है, तो उन कारणों की भी बात करेंगे कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। इस पे भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम जनसंख्या के घनत्व की बात करेंगे। घनत्व के अंदर हम ये देखेंगे कि घनत्व कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे हम धरातल और जनसंख्या के बीच का जो एक रेशियो है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे कैसे क्या क्या हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट होगा उसमें हम जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे। जनसंख्या वृद्धि किन किन पे आधारित होती है, जैसे कि जन्म दर पे, बर्थ रेट पे आधारित होती है, डेथ रेट पे आधारित होती है और प्रवास यानी माइग्रेशन पे आधारित होती है। तो इनका भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और अंत में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए सिद्धांतों की बात करेंगे और उन सिद्धांतों को ये भी हम देखेंगे कि वर्तमान में वो कितना हमारे लिए उपयुक्त है, कितना उनका रेलिवेंसी आज के दिन बची हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जितने भी मैंने पॉइंट्स ये आपको बताए हैं, इन सब का डिस्कशन हमारे इन टॉपिक्स में, इस एक ही टॉपिक के अंदर विश्व की जनसंख्या, इसी के अंदर इनको हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसको देखते हैं। जनसंख्या का ये विश्व की जनसंख्या, इसका हम सबसे पहले पहले वाला जो टॉपिक है परिचय, इसकी बात करेंगे कि परिचय के अंदर क्या क्या आ सकता है और क्या क्या हमें देखना है। अब देखिए, परिचय में क्या, सबसे पहले हम जनसंख्या का अर्थ देखते हैं कि जनसंख्या का मीनिंग क्या है। अनेक बार ऐसा होता है कि हम जनसंख्या को जनसंख्या पढ़ते हैं और लेकिन इसका हमें ये नहीं पता होता कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। इसलिए यहाँ मैंने बहुत इसको इजी किया हुआ है। तो बच्चों देखिए, दोस्तों देखिए, यहाँ जनसंख्या को केवल आपको दो शब्दों में तोड़ देना है, जन जमा में संख्या। आप केवल इसको दो शब्दों में तोड़ दीजिए, इसको संधि विच्छेद कर दीजिए, जन जमा में संख्या, आपकी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब आप देखिएगा, जन माने, अगर जन का अर्थ निकालें तो सभी आप समझते होंगे कि व्यक्ति को जन भी कहते हैं। जन का अर्थ हिंदी में व्यक्ति होता है, इंग्लिश में इसको हम पर्सन बोलते हैं। ऐसे ही संख्या का अर्थ संख्या ही होता है। आप इन दोनों को जोड़ के रखेंगे। अब देखिए, व्यक्ति, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि जो ये व्यक्ति है, पर्सन है, इसके अंदर हम किस किस को इंक्लूड करें, इसके अंदर किन किन को हम रखें। इसके अंदर दो ही उनको रखना होता है हमें, एक पुरुष, दूसरी स्त्रियां, यानी पुरुष और महिलाएं, कुल पुरुष और कुल महिलाएं। अब पुरुष के अंदर किसको रखें? अब पुरुष के अंदर हम रखेंगे जो अभी अभी जिस बच्चे ने जन्म लिया है, जिस लड़के ने अभी अभी जन्म लिया है, और उसके बाद जो इस समय विश्व के अंदर सबसे अधिक आयु का पुरुष है, उनके बीच में जितने भी पुरुष आते हैं वो सभी यहाँ पर रखे जाएंगे, पुरुष की श्रेणी में इनको रखा जाएगा। दूसरी तरफ जिस बच्ची ने अभी जन्म लिया है, जिस लड़की ने अभी अभी जन्म लिया है, वहां से लेकर और सबसे अधिक आयु की जो महिला है वहां तक, उनके बीच में जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उन सबको इसके अंदर रखेंगे। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी सभी पुरुष और सभी स्त्रियों को जोड़ देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कुल जीवित व्यक्तियों की संख्या, कुल जीवित व्यक्तियों की संख्या। और इसे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या। इसे हम क्या कहेंगे?
जनसंख्या। ये क्या हो जाएगी? कुल जीवित व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? जनसंख्या। जो हमने यहां से शुरू किया था वही हमारे पास ये आ गया है। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि जनसंख्या का अर्थ कुल जीवित व्यक्तियों की संख्या है तो ज्यादा ठीक मुझे ये नहीं लगता है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ कमी नजर आती है। ये इसकी पूर्ण परिभाषा मुझे समझ नहीं आती है। अगर इस जनसंख्या के अंदर या कुल जीवित व्यक्तियों की संख्या के अंदर हम दो चीजें और जोड़ दें, एक कहां और दूसरा कब। कहां का अर्थ होगा स्थान, कोई निश्चित स्थान, और कब का अर्थ होगा कोई निश्चित समय। अगर कुल व्यक्तियों की जीवित संख्या के अंदर हम एक स्थान और समय को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी इस जनसंख्या की एक संपूर्ण परिभाषा हमारे सामने आ जाएगी। तो अब देखिए इस आधार पर जनसंख्या की परिभाषा क्या बनती है, यानी किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में पाए जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या को वहां की जनसंख्या कहते हैं। ये एक कंप्लीट जो मैंने अभी आपको परिभाषा बताई है, ये परिभाषा मात्र एक शब्द से निकल के आ रही है। ये शब्द मैंने यहाँ पे लिखा था आपका, ये शब्द, ये जनसंख्या यहाँ लिखा था। मात्र इसको ऐसे तोड़ तोड़ के आप याद रखेंगे तो ये एक जनसंख्या की बगैर आपको रटे हुए एक जनसंख्या की परिभाषा आपको मिल जाएगी। अब बात आती है कि ये जनसंख्या शब्द आया कहाँ से है, तो आइए मैं ये भी आपका क्लियर करता हूँ। ये जनसंख्या जो शब्द है ये सबसे पहले वर्ष 1612 में एक फ्रांसीसी विद्वान होते थे, बेकन। ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों चीजें लिखी हैं। फ्रांसीसी विद्वान थे, बेकन उनका नाम था, और वर्ष था 1612। उन्होंने सबसे पहले इस जनसंख्या शब्द को प्रयोग किया था। उनके बाद, इन बेकन महोदय के बाद अनेक विद्वान ऐसे रहे हैं जो जनसंख्या पे काम करते रहे हैं। इनमें से मैं प्रमुख आपको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा एक बार। प्रमुख विद्वान जैसे थॉमस रॉबर्ट माल्थस थे, मार्क्स थे, F.W. नोएटेस्टीन थे, C.P. ब्लेकर, एकरमैन, जेलेंस्की, सैडलर, कार्ल सैंडर्स और G.T. त्रिवार्था। ये ऐसे प्रमुख विद्वान थे जो जनांकीय से संबंधित कार्यों पर काम करते थे, जो जनसंख्या से संबंधित कार्यों पर अपना काम करते थे, और ये लगातार करते रहे। लेकिन यहाँ एक समस्या मैं आपको और बताना चाहूंगा। इनके काम करने के उपरांत भी जो जनसंख्या शब्द या जनसंख्या से संबंधित विषय का उद्भव नहीं हो पाया, कोई ऐसा विषय तब तक नहीं बन पाया जब तक जिसके अंदर जनसंख्या को अलग से अध्ययन किया जा सके, जनसंख्या का अलग से अध्ययन किया जा सके। इस समय तक भी इतने विद्वानों के काम करने के बाद भी जो जनसंख्या का अध्ययन था वो मानव भूगोल के अंदर ही किया जाता था, जबकि मानव भूगोल के अंदर और भी बहुत सारे अध्ययन किए जाते थे। तो उस समय तक ये एक अलग विषय के रूप में नहीं इनका अध्ययन किया जाता था। तो अलग विषय के रूप में इसका अस्तित्व कब आया? ये जनसंख्या भूगोल के नाम से, जनसंख्या भूगोल के नाम से वर्ष 1953 में G.T. त्रिवार्था महोदय थे। ये चीजें आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बार बार पूछी जाती हैं। ये जितने भी कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनके अंदर ये बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो मैं ये एक बार आपको फिर बताता हूं। 1953 के अंदर, वर्ष 1953 में जनसंख्या भूगोल का पहली बार प्रयोग किया गया था, पहली बार ये अपने अस्तित्व में आया था। और इसको अस्तित्व में लाने वाले कौन थे? G.T. त्रिवार्था, ये महोदय थे। ये एक अमेरिकन विद्वान थे और इन्होंने 1953 में पहली बार ये अलग विषय बनाया था, जनसंख्या भूगोल। और यही कारण है कि G.T. त्रिवार्था को फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी जनसंख्या भूगोल का पितामह कहा जाता है। अब बच्चों यहाँ सबसे एक प्रॉब्लम आती है, मैं उसका भी आपका निवारण करना चाहूंगा। देखिएगा, यहाँ देखिए, ये वर्ष 1612 और ये वर्ष 1953, यानी कि इतना बड़ा गैप है। 1612 और 1953 लगभग 340 वर्ष, लगभग 340 वर्ष का अंतराल। इतने लंबे समय तक ऐसा क्या होता रहा कि जिस शब्द का प्रयोग 1612 में बेकन महोदय ने किया और उसके बाद वो एक विषय बनने में लगभग 340 वर्ष लग गए, यानी 1953 में जाके G.T. त्रिवार्था महोदय ने उसको एक अलग विषय बनाया। इतने लंबे समय तक, लगभग 3.5 शताब्दी तक क्या होता रहा है? आइए ये मैं आपको बताता हूं कि 350 वर्ष तक जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के अध्ययनों में
क्यों विकास नहीं हुआ, कोई भी उसके अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाई है। अब ये देखिए, इस दौरान ये 350 वर्ष का जो साल का जो अंतराल है, इस दौरान क्या क्या हुआ, ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं, ये मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा। इस दौरान मात्र 3 ही चीजें ऐसी थी जिन पे सभी के सभी जितने भी भूगोलवेता थे वो काम कर रहे थे, मात्र इन 3 विचारों पे। सबसे पहला विचार क्या था? निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। आप सभी इससे वाकिफ होंगे, सभी इसको पढ़ के भी आए होंगे पूरे टॉपिक को। ये क्या था? पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या था? ये ईसा पूर्व से आरंभ हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध तक ये जारी रहा। द्वितीय विश्व युद्ध आप सभी जानते हैं 1939 और 1943, ये यहां से आरंभ हुआ और यहां तक ये चला। लेकिन ये जो निश्चयवाद था ये ईसा पूर्व से शुरू हुआ था, यानी ईस्वी के आरंभ से भी पहले हुआ और इतने लंबे समय तक ये जारी रहा। इस दौरान और किसी विषय पे कोई बात नहीं है, भूगोल के अंदर और किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे बात नहीं होती थी, मात्र निश्चयवाद पे ही बात होती थी। अब निश्चयवाद क्या था? निश्चयवाद का मैं ब्रीफ आपको बता देता हूं बिल्कुल शॉर्ट में, कि इसके अंदर केवल और केवल सभी विद्वान एक ही बात पे सहमत थे कि प्रकृति सर्वोपरि है और मानव उसके सामने कुछ भी नहीं है, यानी प्रकृति सब कुछ है, मनुष्य तुच्छ है। जो प्रकृति आदेश करती है मानव उनका पालन करता है और मानव प्रकृति का ही बच्चा है। इन्हीं बातों पे सारा का सारा कंसंट्रेशन, सभी के सभी विद्वानों का कंसंट्रेशन इसी बात पे था। तो ऐसे उस समय के ऐसे अनेक विद्वान थे जो इन बातों पे डटे हुए थे और इन बातों को सिद्ध करने में अपना पूरा का पूरा समय लगा रहे थे। अब जैसे उस समय के जो प्रख्यात विद्वान थे उनको देखिए, हेरोडोटस, हिप्पोक्रेट्स, प्लेटो, स्ट्रैबो, टालमी, अल मसूदी, बतूता, हम्बोल्ट, रीटर, रेट्जल, सैंपुल, कुमारी एलन सैंपुल। देखिए ये जितने भी विद्वान थे ये सभी के सभी एक ही बात पे लगे हुए थे कि निश्चयवाद है और मनुष्य कुछ नहीं है, जो भी है प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति जैसे निर्देश देती है वैसा ही मनुष्य कार्य करता रहता है। और ये एक लंबे समय तक ये विचारधारा चलती रही है। इसके बाद दूसरी, जैसे ही इस विचारधारा से कुछ लोग सहमत हुए, इस विचारधारा से बहुत से विद्वान ऐसे थे जो असहमत थे। अब उन असहमत लोगों ने, असहमत विद्वानों ने क्या किया? एक नई विचारधारा को जन्म दिया, संभववाद की विचारधारा दी, पॉसिबिलिज्म की विचारधारा दी। अब इस पॉसिबिलिज्म में क्या था? ये सबसे पहले ब्लास महोदय थे और उन्होंने 1923 में इस विचारधारा को दिया था। तो इसके अंदर क्या था कि नहीं, वो ये लोग क्या मानते थे कि इस विचारधारा को अनुसरण करने वाले लोग क्या मानते थे? ये मानते थे कि प्रकृति सब कुछ नहीं है, मनुष्य भी बहुत कुछ है और मनुष्य अपनी कार्य क्षमता से, अपनी बुद्धिमत्ता से प्रकृति को अनेक स्थानों पर नियंत्रण करता है, अनेक स्थानों पर नियंत्रित करता है। यानी इन्होंने क्या किया? प्रकृति को भी साइड में रखा और मानव को, यानी कि मानव के महत्व को समझा। इन लोगों ने, जो संभववाद के जो फॉलोवर थे या इसके संस्थापक थे, इन्होंने इसको समझते हुए ये माना कि जिस प्रकार प्रकृति महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से मानव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर कौन से थे? जैसे ब्लास महोदय थे, जीन ब्रून्स थे, ईसा बोमेन थे, सावर थे, लुसियन फेब्रे थे। ये सब लोग लगातार इस पे काम कर रहे थे और लंबे समय तक इन्होंने काम किया और लंबे समय तक इसमें काम करते रहने की वजह से इन लोगों ने ज्यादा सा दूसरे विषय यानी जनसंख्या जैसे जो विषय थे उन पे ज्यादा ध्यान नहीं, लोगों का अलग विद्वानों का उन पे ध्यान नहीं गया। इसके बाद एक और विचारधारा थे जो ऐसे विद्वान थे ना तो निश्चयवाद से सहमत थे और ना संभववाद से सहमत थे। वो कहते थे ना तो प्रकृति ही सब कुछ है और ना मानव ही सब कुछ है, बल्कि इसके उल्टा प्रकृति का अपना महत्व है और मानव का अपना महत्व है। और ऐसे विद्वानों ने एक अलग विचारधारा को जन्म दिया और उसका नाम दिया नव निश्चयवाद, यानी नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म। अब इसके अंदर क्या था कि प्रकृति की इंपॉर्टेंस है, प्रकृति का महत्व है,
लेकिन मानव का भी महत्व है और प्रकृति मानव को समय समय पर अनेक अवसर देती है और उन अवसरों का प्रयोग करके मानव अपनी प्रगति करता रहता है। इस विचारधारा के ये विद्वान थे। इस विचारधारा का जो प्रतिपादन किया वो 1948 में ग्रिफिथ टेलर महोदय थे। इन ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया और इसी विचारधारा से जुड़े हुए और भी बहुत सारे विद्वान थे, जैसे स्पेट थे, WM डेविस थे, बेकन थे, हटिंगटन थे। ये लोग इस विचारधारा से जुड़े हुए थे और ये लगातार इस पे काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात देखिएगा आप, जो यहाँ पर ईसा पूर्व में एक विद्वानों का सभी का एक ही मत था कि निश्चयवाद है यानी प्रकृति सब कुछ है। यहाँ आके थोड़ा बदल गया और यहाँ मनुष्य को, व्यक्ति को भी महत्व मिलने लगा और यहाँ आया कि भाई आदमी भी कुछ है, व्यक्ति भी का भी कुछ महत्व है। और वही चीज यहाँ आके बिल्कुल सिद्ध हो गई कि प्रकृति सब कुछ नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट प्रकृति है उतना ही महत्व मानव का भी है। अर्थात यहाँ आने के बाद एक आशा की किरण जगी कि भाई मनुष्य को भी महत्व दिया जाना चाहिए। और जब ये किरण एक मानव भूगोल के अंदर एक ये किरण आई कि भाई मानव भी महत्वपूर्ण है और इसको भी भूगोल के अध्ययनों में महत्व दिया जाना चाहिए, तब जाके ये एक नया विषय बना जनसंख्या भूगोल, जिसका प्रतिपादन 1953 में हुआ और GT त्रिवार्था महोदय थे, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया और इसी कारण से GT त्रिवार्था महोदय को फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहा जाता है। तो बच्चों ये यहाँ तक इंट्रोडक्शन था इसका, जो जनसंख्या भूगोल था इसका यहाँ परिचय जो मैंने बताया है आपको बड़ा इजी करके बताया है और ये अब यहाँ पे समाप्त होता है। और अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो दूसरा हमारा पॉइंट है जनसंख्या का वितरण। हमारा पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, इसलिए अब हम पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कशन करेंगे। और पॉइंट नंबर 2 है हमारा जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये पूरे संसार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पूरे संसार की जनसंख्या के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वितरण के अंदर हम ये देखेंगे कि पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरे के पूरे विश्व के अंदर जनसंख्या कहाँ कहाँ पर, किन किन स्थानों पर कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है, कितनी कितनी संख्या के में पाई जाती है। अब देखिए ये अभी UN के इकोनॉमिक सोशल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अनुसार इस समय अगर वर्ष 2020 की हम बात करें तो कुल 778 करोड़ विश्व की जनसंख्या है। अर्थात 778 करोड़ व्यक्ति इस समय पूरी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। अब ये व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं, कितनी कितनी संख्या में, किस किस देश में, किस किस प्रदेश में, किस किस महाद्वीप के अंदर ये रहते हैं, हमें ये देखना है। इस पॉइंट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम यही थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे। अब मैं बच्चों यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको बता दिया जाए कि फला महाद्वीप में इतने लोग रहते हैं, फला देश में इतने लोग रहते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसको याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए मैंने जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है इसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है और उन पॉइंट्स को इतना इजी बनाया है कि आप लोग आसानी से उसको याद रख सकते हैं। देखिए हम ये पॉइंट वाइज इनको हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखिएगा मैंने इसको पूरी जो जनसंख्या का वितरण है इसको 4 भागों में यहाँ डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले संपूर्ण ग्लोब पर जनसंख्या का वितरण, नंबर 2 पे महाद्वीपीय स्तर पर जनसंख्या का वितरण, और नंबर 3 पे आर्थिक स्तर पर जनसंख्या का वितरण, और नंबर 4 पर देशीय स्तर पर जनसंख्या का वितरण। इनके अंदर हमने अलग अलग इनका वितरण किया हुआ है। संपूर्ण ग्लोब यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर हम ये देखेंगे कि जनसंख्या कहां कहां पर पाई जाती है। इसमें महाद्वीपों के, पूरी पृथ्वी को महाद्वीपों में विभाजित किया है और ये देखेंगे किस महाद्वीप के अंदर कितनी जनसंख्या पाई जाती है। इसमें आर्थिक आधार पर सभी देशों को डिवाइड किया है और ये देखेंगे जनसंख्या किस देश में कैसी पाई जाती है, और ये प्रत्येक देश का हम देखेंगे कि यहाँ पर जनसंख्या कैसी पाई जाती है, कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम संपूर्ण ग्लोब की बात करते हैं। तो संपूर्ण ग्लोब पर जनसंख्या के वितरण का अध्ययन कैसे किया जाए,
ये मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। देखिएगा, ये आप केवल 4 पॉइंट याद रखें। अगर आप 4 पॉइंट ये याद रख लेते हैं तो आप संपूर्ण ग्लोब पर जनसंख्या के वितरण को याद रख लेंगे। अब सबसे पहला देखिए, विश्व की 90% जनसंख्या पृथ्वी के मात्र 10% भाग पर निवास करती है। दूसरा पॉइंट देखिए, विश्व की 10% जनसंख्या पृथ्वी के 90% भाग पर निवास करती है। अब गोलार्ध की बात करें तो देखिएगा, 90% विश्व की 90% जनसंख्या केवल उत्तरी गोलार्ध में तथा केवल 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है या रहती है। अगर हम अक्षांशों की बात करें, क्योंकि भूगोल के विद्यार्थी हैं आप, तो भूगोल के विद्यार्थी होने के कारण अक्षांश और देशांतरों का तो आप अच्छे से अध्ययन कर चुके होंगे। अगर अक्षांशों की हम बात करें तो देखेंगे कि विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है या रहती है। अब इन 4 पॉइंट को आप आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन इनमें देखिए अंतर कितना आपको नजर आएगा, वो मैं आपको इन जो आप चित्र बनाए हैं, इन चित्रों की सहायता से मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए, पॉइंट नंबर 1 और 2 के लिए मैंने ये चित्र बनाया है। ये पूरा पृथ्वी है, आप देख रहे होंगे, ये पूरी पृथ्वी को प्रदर्शित कर रहा है। इसके पूरे एरिया को मैंने प्रतिशत में डिवाइड किया है। यहाँ 0 से ये 25%, 50, 75 और 100%। इसका ये अगर एरिया देखें आप, ये हिस्सा देखें तो देखिए ये 10% है, और इस 10% एरिया के अंदर विश्व की 90% जनसंख्या रहती है। इसी प्रकार जो शेष 90% जो एरिया बच गया है, उसके अंदर विश्व की 10%, केवल 10%, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, मात्र एरिया यहाँ का 90% है, और इस 90% में विश्व की 10% जनसंख्या रहती है। जबकि यहाँ पर देखिए एरिया मात्र 10% है, जबकि विश्व की इसके अंदर 90% जनसंख्या निवास करती है या रहती है। अब हम गोलार्ध की बात करते हैं। आप यहाँ पर आइएगा, चित्र नंबर 2 पर आइएगा। देखिएगा, जैसे आपको पता है कि अगर भूमध्य रेखा से ऊपर वाला जो उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और भूमध्य रेखा से नीचे का जो हमारा पृथ्वी का भाग है, उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो अगर भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे 90% जनसंख्या अकेले उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, जबकि 10% जनसंख्या केवल 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। यह मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इसका कारण इसके साथ ही, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो लैंड मास है, जो सतल भाग है, वो सर्वाधिक उत्तरी गोलार्ध के अंदर पाया जाता है, और जल भाग है जो वो सर्वाधिक दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। इसलिए यहाँ जनसंख्या का कंसंट्रेशन जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है। इसी प्रकार से चित्र नंबर 3 पे आइएगा। ये देखिए अक्षांशों के अनुसार ये बना है चित्र। इसमें देखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में आइएगा, और यहाँ देखिए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री, 20 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच में विश्व की 80% जनसंख्या रहती है। बाकी के अक्षांशों पे दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के जो अक्षांश बच गए हैं, वहां मात्र 20% जनसंख्या रहती है। शेष गोलार्धों में, शेष अक्षांशों में मात्र 20% जनसंख्या, और केवल इन 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में 80% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो इस एक संपूर्ण ग्लोब की बात करें, पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें, आप वैसे याद करना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि संपूर्ण ग्लोब पे हम कैसे याद करें। तो इसीलिए इसके मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट बनाए हैं। आप इन 4 पॉइंट को याद रख लें। आप संपूर्ण ग्लोब के ये 3 चित्र बना सकते हैं, और इसको आसानी से आप याद भी रख सकते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, महाद्वीपीय सतह पर जनसंख्या का वितरण। तो विद्यार्थियों, अभी हमारा जो पहला पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, महाद्वीपीय स्तर पर जनसंख्या का वितरण।
जैसा आप सभी जानते हैं, पूरी जो हमारे पृथ्वी है, पूरा ग्लोब है, वो 7 प्रमुख महाद्वीपों में बांटा गया है। अब हमें यहाँ ये देखना है कि इन महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण कैसा है। तो आइए इस टेबल पे हम एक बार नजर डालते हैं और इससे इस सारणी है जो हमारे सामने, इससे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ मैंने आपको दिखाया है 7 महाद्वीपों के नाम हैं। सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया और एंटार्क्टिका, ये हमारे महाद्वीप हैं। यहाँ कॉलम नंबर 2 में हमने इनका क्षेत्रफल दिखाया है। ये क्षेत्रफल टोटल कुल क्षेत्रफल है जो उसके प्रतिशत मात्रा यहाँ निकाली गई है। इसी प्रकार जनसंख्या जो विश्व की संपूर्ण जनसंख्या है, यहाँ उसका प्रतिशत दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं हम महाद्वीप वार इनको देखते हैं। अब एशिया महाद्वीप है, नंबर 1 पे एशिया महाद्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल 29.5% है और इसके अंदर जनसंख्या पाई जाती है 59.03%, यानी विश्व की इसके अंदर लगभग 30% क्षेत्रफल पर विश्व की लगभग 60% पॉपुलेशन का निवास स्थान ये है, या 60% पॉपुलेशन यहाँ पर, जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप है। इसके अंदर 20.4% क्षेत्रफल पाया जाता है और उसके ऊपर 16.78% जनसंख्या का ये निवास स्थान है। इसी प्रकार यूरोप है। यूरोप के अंदर केवल 6.8% विश्व का क्षेत्रफल है, जबकि 9.60% विश्व की जनसंख्या यहाँ पर रहती है। लैटिन अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर 12% विश्व का क्षेत्रफल है, जबकि यहाँ पर 8.31% जनसंख्या यहाँ पर रहती है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका को देखें तो यहाँ पर 16.5% क्षेत्रफल पर मात्र 4.70% जनसंख्या का ही ये निवास स्थान है। ओशिनिया की बात करें 5.9% क्षेत्रफल पर 0.54% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। और एंटार्क्टिका की बात करें तो 9.2% क्षेत्र है पूरे पृथ्वी का, यहाँ पर 9.2% क्षेत्र पर पाया जाता है और ये लगभग जनसंख्या विहीन है। यहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं है, ये जनसंख्या एक तरह से जनसंख्या विहीन है। यहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। थोड़ी बहुत जनसंख्या पाई जाती है तो वो खोजी दल वहां पर रहते हैं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज के लिए यहाँ पर खोज करते रहते हैं, लेकिन वो अलग अलग देशों के हैं और उनकी जो गिनती होती है वहां उन्हीं देशों में होती है, इसलिए इस महाद्वीप की अपनी जनसंख्या यहाँ पर नहीं है। तो देखिए अंतर एक बार यहाँ पर इस पे पूरी पे एक बार में हम नजर डालें तो यहाँ देखेंगे कि विश्व का क्षेत्रफल 30% से भी कम है, जबकि अकेले एशिया के अंदर लगभग 60% जनसंख्या पाई जाती है। यानी अपनी जनसंख्या, अपने क्षेत्रफल से लगभग दोगुनी जनसंख्या का निवास स्थान एशिया महाद्वीप है। इसी प्रकार अफ्रीका को देखें, 20% जनसंख्या है, लेकिन 20% क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या यहाँ पर लगभग 17% पाई जाती है। एशिया और यूरोप दो देखिएगा, ये यूरोप को देखिए और एशिया को देखिए, इन दो में अपने क्षेत्रफल से अधिक जनसंख्या पाई जाती है और जितने शेष महाद्वीप हैं उन सभी के क्षेत्रफल अधिक हैं और वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। अमेरिका की बात करें या ओशिनिया की बात करें, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ छोटे द्वीप आते हैं। अगर इनकी बात करें तो इनके पास देखिए क्षेत्रफल लगभग 6% है और जनसंख्या आधा प्रतिशत है, 1% से भी यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इसको देख के हमें पता लगता है, पूरे पे अगर हम एक दृष्टिपात करें तो हम समझ सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण कितना असंतुलित है। कुछ एक कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जहां आधी से अधिक जनसंख्या है, तो कुछ एक महाद्वीप ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जनसंख्या विहीन है, बिल्कुल निर्जन है। तो इससे आपको पता लग गया होगा, आप समझ गए होंगे जनसंख्या के वितरण को। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है आर्थिक स्तर पर जनसंख्या का वितरण। ये
आर्थिक स्तर पर जनसंख्या का वितरण की बात कैसे कर सकते हैं, ये मात्र आप लोगों के लिए एक पॉइंट बनाया गया है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि विश्व के अंदर जनसंख्या कहाँ कहाँ कैसी कैसी पाई जाती है। मैंने आर्थिक स्तर पर यानी पूरे विश्व को समृद्धि के स्तर पर अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये 3 प्रकार की कैटेगरीज आती हैं। विकासशील देश या विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, और तीसरे नंबर पे अल्प विकसित देश हैं। अगर पूरे विश्व के देशों को हम इन 3 वर्गों में स्थिर कर दें, इन 3 वर्गों में रख दें, विकसित देश में, विकासशील देश में और अल्प विकसित देश में, तो देखिए क्या स्थिति बनती है जनसंख्या के मामले में, क्या स्थिति बनती है। अगर विकसित देशों की बात करें, अगर विकसित देशों की बात करें तो इसके अंदर क्या आता है, अमेरिका आता है, यूरोप आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, और न्यूजीलैंड आता है, और जापान आता है। यानी 2 महाद्वीप आते हैं। अमेरिका, ये भी उत्तरी अमेरिका की बात है, जो देश है उसकी बात आती है। अमेरिका की बात है। अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये इस कैटेगरी में आते हैं, ये विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, और इनके अंदर केवल 16.5% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रहती है। विश्व की मात्र 16.5% जनसंख्या इनके अंदर रहती है। अब दूसरी, अगर आप देखें दूसरी कैटेगरी में आए, विकासशील देशों की श्रेणी में आएंगे या विकासशील देशों के वर्ग में आएंगे, तो यहां पर 70% लोग रहते हैं। विकसित देशों में मात्र 16.5% और विकासशील देशों में देखेंगे तो 70% लोग यहां पर रहते हैं। अब देखिए यहां पर कौन से देश आते हैं या कौन से महाद्वीप आते हैं। पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप आता है, पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप आता है, और पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका इसी के अंतर्गत आता है। यानी 3 जो हमारे महाद्वीप, ये 3 बड़े महाद्वीप हैं, जो एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, 3 बड़े जो महाद्वीप हैं, तीनों के तीनों ही विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, और इन 3 देशों में ही विश्व की लगभग 70% जनसंख्या रहती है। अब आइए तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं। ये अल्प विकसित देश हैं, इनके अंदर केवल 13.5% जनसंख्या रहती है। इस कैटेगरी में विश्व के 50 देश आते हैं, जिनमें से 40 देश अकेले अफ्रीका महाद्वीप में हैं, और 10 देश एशिया कॉन्टिनेंट है, जो हमारा एशिया महाद्वीप है, उसके अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर बहुत कम जनसंख्या है, विकसित देशों से भी इसके अंदर कम जनसंख्या है, ये 13.5। तो इस आधार पर, आर्थिक आधार पर भी अगर हम विश्व की पॉपुलेशन को कैटेगराइज कर देंगे तो ये स्थिति हमारे सामने आएगी कि विकसित देशों में केवल 16.5% जनसंख्या, विकासशील देशों में 70% जनसंख्या, और अल्प विकसित देशों के अंदर 13.5% जनसंख्या रहती है। तो बच्चों, आज चौथा जो हमारा पॉइंट है वो देशीय स्तर पर जनसंख्या का वितरण, यानी कि किस देश में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, इसका अध्ययन हम इसी बिंदु के अंतर्गत करेंगे, और उसका मैंने नाम दिया है देशीय स्तर पर जनसंख्या का वितरण। अब जैसा आप सभी जानते हैं कि मैंने जैसे महाद्वीप बताए हैं, 7 महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों के अंदर अनेक देश हैं, किसी में 50 से अधिक देश हैं, तो किसी में 2, 3, 4 देश ही हैं। तो इस प्रकार से उन देशों में जनसंख्या रहती है, किसी में कम रहती है, किसी में ज्यादा रहती है। कुछ देश ऐसे हैं जो जनसंख्या, जिनके अंदर बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो कुछ देश ऐसे हैं कि जिनके अंदर कम जनसंख्या पाई जाती है। तो इसी को मैंने इस टेबल के द्वारा, इस सारणी के द्वारा प्रदर्शित किया है कि विश्व के अंदर 10 ऐसे देश हैं जो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या को रखते हैं। उसके बाद मैंने आगे इसको और आसान करके आपको समझाया है। तो देखिए एक बार इस पे दृष्टिपात करते हैं। देखिए विश्व के अंदर 10 देशों को मैंने इस तालिका में दिखाया है। सबसे नंबर 1 पे चीन है, और चीन के अंदर विश्व की कुल जनसंख्या का 18.47% जनसंख्या रहती है। दूसरे नंबर पे भारत है। भारत के अंदर 17.70% लोग रहते हैं।
ऐसे ही तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, 4.25% लोग इसमें रहते हैं। चौथे नंबर पे इंडोनेशिया 3.51, ब्राजील 2.73, पाकिस्तान 2.83, नाइजीरिया 2.64, बांग्लादेश 2.11, रूस 1.87 और 10वां नंबर जापान का है जिसके अंदर 1.73% पॉपुलेशन पाई जाती है। इससे देखिएगा ये टोटल पॉपुलेशन अगर आप करके देखेंगे तो विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या मात्र इन 10 देशों में पाई जाती है। अब देखिए इसको मैंने कैसे यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि विश्व के 19 जो देश हैं, विश्व स्तर पर जो 19 देश हैं उनके अंदर विश्व की 1% से अधिक, ये व्यक्तिगत है, प्रत्येक देश की जनसंख्या की हम यहाँ बात कर रहे हैं। विश्व पूरे हमारे संसार के अंदर मात्र 19 देश ही ऐसे हैं जिनके अंदर विश्व की 1% से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और विश्व के अंदर 85 देश 85 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर विश्व की 0.99% से लेकर 0.1% तक ही पॉपुलेशन पाई जाती है। इसी के बीच में यानी कि इसका 1% से लेकर 1% से कम जनसंख्या इसके अंदर पाई जाती है। और कहां तक वो कम होती है? 0.1%। इनके बीच में इन 85 कंट्रीज में 85 देशों में जनसंख्या ऐसी पाई जाती है। इसी प्रकार 131 देशों में, कुल देशों में से 131 देशों में 0.1% से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। तो इन तीन चीजों से आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा कि जनसंख्या का वितरण कैसा है। केवल 19 देश ऐसे हैं जो विश्व की 1% से अधिक जनसंख्या रखते हैं। 85 देश ऐसे हैं जहां विश्व की 1% से कम और 0.1% से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और सबसे ज्यादा 131 देश ऐसे हैं जिनके अंदर विश्व की 0.1% से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। आइए अब इन देशों की संख्या को हम कम करके देखते हैं कि कैसे जनसंख्या का वितरण कैसा है। अब केवल 19 देश, देखिए अकेले 19 देश जो मैंने यहां आपको बताया था, ये 19 देश विश्व की 2/3 जनसंख्या के मालिक हैं। अर्थात केवल विश्व के केवल 19 देशों में विश्व की 66.12% जनसंख्या पाई जाती है या निवास करती है। अब देशों की संख्या को हम और कम करते हैं। विश्व के मात्र 10 देश ऐसे हैं जिनके अंदर 46.2%, हो गया भाई, विश्व के 10 देश ऐसे हैं जिनके अंदर 58% जनसंख्या पाई जाती है। अब देशों की संख्या को हम थोड़ा सा और करें और देखें यहां कि विश्व के 6 देश, केवल 6 बड़े देश ऐसे हैं जिनके अंदर 46.2% पॉपुलेशन पाई जाती है। अब 10 देश तो मैंने यहां लिखे हुए हैं, 10 देश तो ये यहां पर हैं। अब ये 6 देश कौन से हैं? विश्व के 6 बड़े देश देखिए, भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जापान है और इंडोनेशिया है। अगर इन सभी देशों की जनसंख्या को हम इकट्ठा कर दें, जोड़ दें, तो ये देशों की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 46.2% हो जाएगा। अब आगे हम और कम करते हैं, देशों की संख्या को कम करते हैं। विश्व के 3 बड़े देश, मात्र विश्व के 3 बड़े देश कौन से? भारत, चीन और अमेरिका। अकेले 3 ही देशों के अंदर विश्व की 40% जनसंख्या पाई जाती है। अब हम इसको आगे और देश की संख्या कम करते हैं और विश्व के 2 बड़े देश यानी भारत और चीन, जिनके अंदर विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, मात्र 2 बड़े देश भारत और चीन, इनका देखिए 36.12% पॉपुलेशन, यानी कि 1/3 से भी ज्यादा लोग, 1/3 से भी ज्यादा व्यक्ति, विश्व के 1/3 से भी ज्यादा व्यक्ति केवल 2 देशों में रहते हैं, भारत और चीन के अंदर, जिनका निवास स्थान है। अब देखिए स्थिति ऐसे में क्या बनती है? ऐसी स्थिति बनी है कि विश्व का प्रत्येक 5वां व्यक्ति,
चीन की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि विश्व का प्रत्येक 5वां व्यक्ति चीनी है। इसी प्रकार विश्व का प्रत्येक 6वां व्यक्ति भारतीय है। तो इससे मुझे लगता है कि आप बच्चों को काफी समझ आ गया होगा। ये मैंने काफी इजी करके बताया है कि विश्व के अंदर देशीय स्तर पर किस देश के अंदर कितनी जनसंख्या पाई जाती है। अगर हम यहाँ प्रत्येक देश की बात करते तो उसको कंठस्थ करना बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा इजी करके बताया है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।